नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। टिहरी से बड़ी खबर। सबसे पहले यहां पर लोगों को आदमखोर गुलदार के आतंक से निजात मिल गई है। वन विभाग ने शूटरों ने आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया है। 4 महीने बाद शूटरों को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगती नजर आई। घनसाली के हिंदाव में गुलदार का आतंक था। जुलाई महीने में गुलदार ने 3 मासूमों को रेवाला बनाया था। अब पूरे इलाके को गुलदार के आतंक से राहत मिल चुकी है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी विभाग के शोधकर्ताओं ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक शोध किया था, जिसकी रिपोर्ट से उत्तराखंड वन विभाग में हड़कंप मच गया है। अगस्त 2019 के बाद के महीने में सोशल एम्प्लीकेशन ऑफ सर्विलांस विषय पर किए गए एक शोध में कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ की निगरानी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके जरिए कॉर्बेट में चारा पत्ती के लिए जाने वाली महिलाओं की निगरानी की जा रही है और उनकी निजता को रिकॉर्ड कर कई बार वायरल किया जा रहा है, जिससे महिलाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इस खुलासे के बाद कॉर्बेट के डायरेक्टर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरा संज्ञान में ये रिपोर्ट है और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई हमारा सिस्टम ने किए होंगे, क्योंकि हमारा ऑटमोस्ट रेस्पेक्ट है हमारा जो गांव का ग्रामवासी है, जो हमारा जंगल में जाते हैं विभिन्न कार्य हेतु। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डेफिनेटली वो जांच के दायरा में आएगा कि उन्होंने जो दावा कर रहे हैं वो कितने सच है। तो उसको डायरेक्टर के लेवल पे इसको जांच करने के लिए हमने आदेश ऑलरेडी कर चुके हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाई गई मज़ारों के मामले में अब दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी मज़ार भी शामिल हो गई है। मज़ार को लेकर आई एक शिकायत के बाद प्रशासन ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी हॉस्पिटल में होती है तो वो है दून हॉस्पिटल। इस सरकारी हॉस्पिटल में देहरादून से लेकर पहाड़ और देहरादून से लगे यूपी के इलाकों से सभी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी एक बड़ी मजार से यहाँ गाड़ियों की पार्किंग से लेकर अन्य गतिविधियों में दिक्कत होती है। ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर इस मजार को हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि ये मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मामले में 4 विभागों की कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। हिंदू मुस्लिम से इसमें कोई मतलब नहीं है। संपत्ति सरकारी है, उसको अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। अन्यथा कोई अन्य धर्म का चाहता हो तो फिर दून हॉस्पिटल को हटाकर वहाँ एक मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, गिरजाघर का एक कॉरिडोर बना दो। तो मेरा यही मांग है सरकार से, यदि अभी भी नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे न्यायालय में जाना पड़ेगा। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए तो हमने जो संबंधित विभाग हैं उनकी कमेटी तय की है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर हम अग्रिम जो लीगल कार्रवाई है वो संपादित करेंगे। और इसमें हमने नगर निगम, PWD, अस्पताल प्रशासन और रेवेन्यू की टीम बना रखी है जो रिपोर्ट हमको प्रेषित करे। दूसरी ओर मजार संचालकों का कहना है कि मजार अवैध नहीं है, वो इसके 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजार से अस्पताल के कामकाज में कोई बाधा नहीं होती, बल्कि इसमें हिंदू हो या मुसलमान सभी धर्मों के लोग मन्नत मांगने आते हैं। 95% हिंदू आते हैं, बाकी 5% में मुस्लिम भी आते हैं। सभी धर्म के आते हैं, सिख भी आते हैं। हाँ, सब धर्म के लोग आते हैं। हॉस्पिटल में आने वालों की और आस्था, ये विश्वास बढ़ता है उनका, क्योंकि यहाँ आके वो दुआ मांगते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। व्यवधान तो यहाँ शोर शराबा नहीं, कोई कव्वाली वगैरह नहीं है, ऐसी होती है यहाँ पे कभी कभार। अब जांच में मजार सरकारी जमीन पर निकली तो मजार का टूटना तय है। उत्तराखंड में अभी तक ऐसे 543 ढांचे ध्वस्त किए जा चुके हैं, जो बीते सालों में या दशकों पहले अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
राज्य में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में जमीनों की जांच जारी है। इसी क्रम में रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिसमें नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक किए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया। इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाएगी। मीटर से ज़्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिवंगत यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार के घर ऋषिकेश पहुंचे और सीएम धामी ने दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार का निधन राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है और मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। वहीं सीएम ने कहा, हादसे की जांच की जा रही है। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जूना अखाड़ा के दिवंगत महामंडलेश्वर और जाने माने संत रहे पालड़ बाबा की मौत की एसआईटी जांच होगी। हरिद्वार के एसएसपी ने एसपी सिटी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। पालड़ बाबा के एक शिष्य संत ब्रह्मानंद गिरी ने एसएसपी हरिद्वार को लेटर भेजकर आश्रम के कुछ संतों पर पालड़ बाबा के इलाज में लापरवाही बरतने और करोड़ों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की। एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अगस्त महीने में पालड़ बाबा का निधन 86 साल की उम्र में हो गया था। पालड़ बाबा के निधन के बाद उनकी 3 महिला साध्वी शिष्यों को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है, जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जांच के उपरांत निकलेगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कई दुकानों के सैंपल्स लिए। वहीं 11 कारोबारियों पर एक्शन भी लिया गया। 11 कारोबारी पर 6,53,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है, बिना लाइसेंस के खाने का सामान बेचने और मानकों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। वादों में 6,53,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध। खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध हमने वाद इसलिए दर्ज किए हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिए गए थे। और ऋषिकेश में एक व्यापारी के बेटे ने 72 सीढ़ी घाट से गंगा में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम गंगा में युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाती नजर आई। काफी ढूंढने के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस की माने तो युवक ऋषिकेश का रहने वाला था और देहरादून में पढ़ता था। गंगा में छलांग लगाने से पहले युवक ने अपने भाई को मैसेज भेजा था कि वो मम्मी पापा का ध्यान रखे और वो इस दुनिया से जा रहा है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल पर संदिग्ध हालत में घूमते हुए पुलिस की गश्ती टीम ने एक लड़के को पकड़ा। पूछताछ में लड़के ने बताया कि वो लखनऊ का रहने वाला है और परिजनों से नाराज होकर आया है और अब घर नहीं जाना चाहता। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर ऑपरेशन स्माइल के तहत लड़के को उनको सुपुर्द कर दिया। परिवार वालों ने पुलिस की सराहना की है। मेरा पुत्र अहान अमन 2 नवंबर को लखनऊ से लापता हो गया था, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज उत्तराखंड पुलिस
लक्ष्मण झूरा पुलिस ने बरामद करके हमें सौंप दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कुआरब के पास लगातार मलबा गिरने से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रात को हाईवे को पूरी तरीके से बंद रखा जा रहा है। दिन में भी कई बार हाईवे पर आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं अब जिला प्रशासन डोबा चौसली समेत कई ग्रामीण इलाकों को ठीक करने में जुटा है ताकि हाईवे बंद होने पर ग्रामीण सड़कों से ट्रैफिक को चालू रखा जा सके। और इसमें बहुत तेजी से पहाड़ से जो है मलबा आ रहा है और 10 फीट चौड़ाई में दरार भी पड़ गई है। इसके लिए TADC जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोगों ने सर्वे कराया है। NH जो हमारा डिवीज़न है वो भी काम कर रहा है उस पर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल में 2-3 हमारे पास ऑप्शन है। एक डोबा चौसली जो रोड है उसको हम लोग 10 लाख रुपए हमने आपदा से रिलीज किए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। केदारनाथ में बीजेपी अपने दम पर जीती है या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को जिताने में मदद की है? यही सवाल कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो बार बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर बीजेपी से मिला हुआ है। कांग्रेस को केदारनाथ में लगता था जिस तरह का माहौल है जीत जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर बात केदारनाथ की हार पर हो रही है। कांग्रेस अपनी गलतियों से चुनाव हारी या फिर कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव हरवाया? कांग्रेस के सीनियर नेता रणजीत रावत के मुताबिक कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात होती है और ऐसे नेताओं ने बीजेपी को केदारनाथ में जिताने का काम किया। चुनाव था इसलिए सरकार ने प्रबंधन करके जो है, और हमारे कुछ नेताओं ने जैसा अपने बयानों में कहा कि हमारे अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं, वो उन्होंने अपना काम दिखाया है। तो लेकिन जब आम चुनाव होगा, इस समय हम निकाय चुनाव में जाएंगे तो हर जगह चुनाव हो रहा होगा, तो फिर भाजपा न तो उस लेवल पर मैनेजमेंट कर पाएगी, न उस लेवल पर जो है लोगों को मैनेज कर पाएगी। रणजीत रावत के बयान के बाद शक की सुई हर बड़े नेता की तरफ घूम रही है, पर बिना पुख्ता सबूत के कोई नेता कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी का साथ देते हैं, ये सवाल पहली बार नहीं उठे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में यही बात उठी थी। तब भी कांग्रेस को लगता था माहौल अच्छा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट किया, तब भी सवाल उठा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल उठे कि कुछ नेताओं ने बीजेपी का अंदर खाने साथ दिया। किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो किसी ने स्लीपर सेल का काम किया। अब यही सवाल केदारनाथ चुनाव में भी उठ रहे हैं। स्लीपर सेल की बात कुछ महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी की थी, तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गणेश गोदियाल ने ऐसे नेताओं की तुलना विभीषण से की थी। पर सवाल है कि केदारनाथ में काम किसने खराब किया और किस नेता ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के हाथ से जीत छीनी। तो कांग्रेस में सबसे सीनियर और असरदार नेता हरीश रावत को इस सवाल पर ही यकीन नहीं है। हालांकि मैं इस पर कोई टिप्पणी कोई वो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है आपका जो मुझे अंदर तक हिला रहा है। मैं इस पर विश्वास करने को अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रश्न पे ही विश्वास करने को तैयार नहीं कर पा रहा। निश्चित ही कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो पूरा माहौल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम हारते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़े, प्रबंधन बहुत सटीक था, सभी लोग अपने अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा के काम कर रहे थे। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इसमें अपनी मेहनत नहीं की। उसके बाद भी चुनाव हारे। कांग्रेस के अंदर बैठे वो नेता कौन हैं जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? उनका नाम साफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे इतना साफ है कि कोई न कोई ऐसा नेता जरूर है जो खुद को कांग्रेसी बताकर बीजेपी की मदद कर रहा है। और दबी जुबान में सभी नेता ये जरूर कहते हैं कि वो विभीषण बाहर नहीं हुआ तो भला होना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में 11 नवंबर को हर की पैड़ी पर मनाए गए दीपोत्सव में 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
आरटीआई से मिली जानकारी के दस्तावेज को सोशल मीडिया पर चर्चा उसके होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने सफाई दी है। नगर आयुक्त का कहना है कि दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए जल्द से जल्द सामान उपलब्ध कराना था। हालांकि इसके लिए मार्केट सर्वे किया गया था, इसमें अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया। जितना सामान इस्तेमाल हुआ है उसी का भुगतान किया जाएगा। वहीं लोगों ने खर्च किए रुपए में भ्रष्टाचार और बंदरबाट का आरोप लगाया था। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। जो फिगर आपने बताई है वो एस्टिमेटेड फिगर है। जो एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा वो असेसमेंट के बाद होगा कि जितना मटेरियल यूज हुआ है उतने की ही पेमेंट की जाएगी। उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का अभ्यास 9वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 आसमान में गरजा। इस दौरान विमान ने 4 बार हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती रहती है, जिसमें पायलटों को लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करवाया जाता है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की सड़कों को जल्द विक्रम चलना इन पर बंद हो जाएंगे। मार्च 2025 तक विक्रम को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए आरटीओ देहरादून ने चरणबद्ध तरीके से इनको हटाने का काम भी शुरू कर दिया और इनके बदले देहरादून में 13 सीट CNG और BS6 की पेट्रोल गाड़ियां चलाने का फैसला हुआ है। शहर में यात्री वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषित हो रही दून की आबोहवा को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। देहरादून में 472 विक्रम चल रहे हैं। अब इन्हें बाहर करके इनकी जगह पर 8 से 13 सीट वाले चौपहिया यात्री वाहनों का चलाने का फैसला लिया गया है। हुए विक्रम संचालकों को आरटीए ने निर्णय लिया है कि अगर वो 4 पहिए की जो क्लीन फ्यूल बेस्ड कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, जैसे CNG गाड़ी हो या पेट्रोल BS6 की गाड़ी हो, तो उनको हम उसी रूट पर परमिट देंगे जिस पर कि वो अभी संचालित हो रहे हैं। और साथ में उन गाड़ियों को सब्सिडी भी 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तराखंड के लिए ठंड का मौसम विंटर टूरिज्म का सुनहरा सीजन होता है और इस सीजन में देश विदेश से हजारों सैलानी यहां की ठंड का आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार ठंड में यहां आने वाले पर्यटकों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रेलवे स्टेशन पे खड़ी इन ट्रेनों की रफ्तार आने वाले समय में धीमे हो जाएगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में पड़ने वाला घना कोहरा इनकी रफ्तार थामने वाला है। इसलिए रेलवे ने अपनी तैयारी कर ली है और कई ट्रेनों को कैंसिल और रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी कई ट्रेनें भी शामिल हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए ये फैसला लिया गया। काठगोदाम से हावड़ा दिल्ली जाने वाली ट्रेनें के फेरे कम कर दिए गए हैं। अमृतसर, आनंद विहार और कानपुर जाने वाली वीकली ट्रेनें कैंसिल कर दिए गए हैं। रामनगर से मुरादाबाद के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल है। काठगोदाम दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन रद्द कर दी गई है। जाहिर है कोहरे के ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल के लिए आप भी अपना प्लान इसी के मुताबिक बनाएं, ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 चाकू बरामद हो गए हैं। राज्य में छात्र संघ चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इसमें पूरे मामले के साथ जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज NSY कार्यकर्ताओं ने MDDA कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कोटद्वार में कूड़ा, स्ट्रीट लाइट और आवारा जानवरों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की बाइक बरामद की गई। उत्तराखंड में NIT के स्थायी परिसर के निर्माण की अबराह आसान हो गई है। सुमाड़ी गांव में प्रस्तावित जमीन के लिए वन विभाग का फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है।
विकासनगर के आदूवाला गांव की सिंचाई नगर खस्ता हाल है, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। शिकायत के बाद भी नहर ठीक नहीं हो पाई है। बागेश्वर डीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की 29 बालिका खिलाड़ियों को खेल सामग्री बांटी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसके माध्यम से कर्मियों को और अधिक दक्ष बनाने के गुण बताए जाएंगे। औली में अगर समय पर बर्फबारी हुई तो नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा सकता है, जिसकी तारीख जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले हफ्ते रखी गई है। उत्तराखंड में निकायों के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव भी टल गया है, लिहाजा सरकार ने पंचायतों में प्रशासक बैठाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में करीब 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत, जिनमें ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लिहाजा आज शाम 5 बजे के बाद ग्राम पंचायतों में बतौर प्रशासक एडीओ पंचायत के हवाले हो गई हैं। ठीक इसी तरह से क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल कल 28 नवंबर को खत्म हो रहा है। यहाँ कल शाम से बतौर प्रशासनिक एसडीएम तैनात हो जाएंगे। 30 नवंबर को जिला पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 तारीख 28 की उनकी पहली बैठक हुई थी, तो 27 आज की शाम में समाप्त हो रहा है। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है और जिलाधिकारियों को प्रशासक अधिकृत करते हुए उनसे कहा गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के से संबंधित जो एडीओ हैं, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। दिल्ली और उत्तराखंड का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस का प्रभारी विधायक काजी निजामुद्दीन को बनाया गया है। उत्तराखंड बीजेपी को इसमें हिंदू मुस्लिम की सियासत नजर आ रही है। उपचुनाव में मंगरौली सीट पर जीतकर एक बार फिर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन विधायक बने, लेकिन इस बार मंगरौली बार नहीं, देश की राजधानी दिल्ली को लेकर काजी निजामुद्दीन जहां चर्चा में हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। काजी निजामुद्दीन को प्रभारी बनाए हुए अभी 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, पर बीजेपी ने बिना देरी किए इस फैसले पर कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं की। बीजेपी के मुताबिक देवभूमि से मुस्लिम विधायक को कांग्रेस दिल्ली में प्रभारी बना रही है। ये फैसला हिंदू मुस्लिम को साफ साफ बांटने वाला है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक इस फैसले से दिल्ली का मुस्लिम वोट भले कांग्रेस के साथ आए, लेकिन हिंदू बीजेपी के साथ आएगा। केवल मुस्लिम वोट पर ही उनका फोकस है और इसलिए वो मुस्लिम नेता को आगे कर रहे हैं और उत्तराखंड के सरोकार से कोई संबंध नहीं है। कोई अगर किसी उत्तराखंड के किसी पहाड़ के व्यक्ति को वहां भेजते तो पहाड़ के लोगों पर फर्क पड़ता, लेकिन उन्हें मुस्लिमों को खुश करने के लिए सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको अपेक्षा है कि वहाँ के जितना भी हिंदू समाज है वो सबका सब भारतीय जनता पार्टी का सही रहेगा, क्योंकि सारी पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टिकरण पर लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 35 लाख की आबादी उत्तराखंड के प्रवासियों की है, तो देश के अलग अलग राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में कांग्रेस ने किस प्लानिंग के साथ ये फैसला लिया, ये कांग्रेस बेहतर समझती होगी। वहीं शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों के बीच बीजेपी इस फैसले को मुस्लिम तुष्टिकरण बता रही है, तो कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली के लोग और काजी निजामुद्दीन पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे की बात को समझेंगे। काजी निजामुद्दीन के जाने से, पढ़े लिखे व्यक्ति के जाने से, पढ़े लिखे व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली के पढ़े लिखे जो नागरिक हैं उनको इससे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जिस भी व्यक्ति ने बात बयान दिया होगा, अगर वो कभी विधायक था या विधायक रहा है, अगर विधायक है तो उसके पिछले कार्यकाल में कितने प्रश्न उसने विधानसभा में उठाए हैं और किस लेवल के प्रश्न उठाए, इसको जांच लीजिए। और काजी निजामुद्दीन ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है विधायक रहते हुए, उसको देख लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा। जिस दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, जिस दिल्ली में दंगे हुए, उसी दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए बीजेपी को काजी के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति दिख रही है, तो दिल्ली में हुए फैसले पर सियासत देवभूमि में भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।